is Kepler's law. As you know, this is unit gravitation. ग्रेविटेशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो और इसके अंदर जो आज आप पढ़ने जा रहे हो वो है केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. You know अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, देख रखा है, ओ सॉरी समझ रखा है इस चीज को. तो केपलर ने जो लॉ दिए थे वो अब काफी इंपॉर्टेंट रोल लेंगे. फर्स्ट केपलर फर्स्ट लॉ. केपलर फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं. लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बताया था इस लॉ में? स्टेटमेंट नोट करिए. ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit. Elliptical orbit में वो क्या करता है? Revolve. The sun is situated at one foci of the ellipse. The sun is situated at the one foci of the ellipse. क्या मतलब है इसका? जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किस में? एलिप्टिकल ऑर्बिट. किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट. और जो सन है वो किसी एक फोकाई पर सिचुएट मतलब रखा हुआ है. क्या होता है ये डिजाइन करते हैं इसको. ये सबसे पहले आपने एलिप्स बना लिया. ओवल शेप कह सकते हो आप इसको. सर्कल की तरह ही होता है लेकिन अंडे आकार में थोड़ा सा. दो फोकाई होते हैं इसके. यू कैन से F1 F2. ये फोकाई F1, ये F2. ठीक है. प्लेनेट जो है वो इस पे सपोज अर्थ का केस ही ले लेते हैं. ये है अर्थ. अर्थ रिवॉल्व हो रही है इसमें. और जो सन है वो इन फोकाई पर, देखो दो फोकाई होते हैं, दो में से किसके? वन फोकाई पर क्या होता है? सन सिचुएट होता है इस एलिप्स के. तो किसी एक पर आप ले सकते हो, इस पे या इस पे, मर्जी आपकी है. तो यहाँ पर मैंने किसको ले लिया? सन को ले लिया. किसको ले लिया? सन को. तो इस तरह से आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट लॉ से क्या क्लियर हुआ कि जो भी प्लेनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो. किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट. एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो. फर्स्ट लॉ की यही इंपॉर्टेंस है कि उसने बताया था कि जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो. ठीक है. कोई भी सर्कुलर में नहीं होगा, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होगा, लेकिन जो भी हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल करेंगे वो सब इसको स्फेरिकल लेकर ही काम करते हैं. ठीक है. पूरी तरह से तो अर्थ भी गोल नहीं है, फिर भी स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे. जो ऑर्बिट है वो भी पूरी तरह से गोल नहीं है, एलिप्टिकल है. ठीक है. अलग अलग शेप्स है. तो क्या करेंगे? इसको भी स्फेरिकल लेकर ही आप काम करेंगे. ठीक है. इसके बाद सेकंड लॉ.
केपलर ट्रैकिंग लॉ क्या होता है? ये लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको। क्या होता है दूसरा नाम इसका? लॉ ऑफ एरिया। क्या होता है केपलर ट्रैकिंग लॉ? देखिए इसकी स्टेटमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ प्लैनेट टू द सन the line joining of a planet to the sun, सन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसकी प्लेनेट की, the line joining of a planet to the sun sweeps out equal area, sweeps out equal area, इक्वल एरिया स्वीप करता है। एरिया चला नहीं जाता, कवर नहीं करा जाता, स्वीप किया जाता है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है? अभी समझाते हैं इसको, डायग्राम के जरिए समझाएंगे इसको। That is, the aerial velocity of planet around the sun is constant. और you can say जो एरियल वेलोसिटी होती है सन की, और एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लेनेट की इज कांस्टेंट। ये भी कह सकते हो एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी क्या होता है? क्या मतलब है इसका? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस चीज पर फोकस रखिए, किस पर? इक्वल एरिया और इक्वल टाइम पर। सपोज ये अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, सपोज क्या, ये तो कर ही रही है ना। सपोज ये एक पॉइंट ए पर है, इसको सपोज किया जा सकता है, ठीक है। सन तो चलेगा नहीं, अर्थ ही घूमेगी, अर्थ ही रोटेट करेगी, ठीक है। तो सपोज आपने एक मंथ के बाद नोट किया जो ये अर्थ है वो ए से इस बी पॉइंट पर आ गई, ए से बी पॉइंट पर आ गई, ये पोजीशन आ गई है उसकी, ए टू बी। तो एक महीने में वो कितना चली? ए से बी। सन कहाँ है? F1 पॉइंट पर। तो आपने इनको लाइन से ज्वाइन कर दो, इसको जोड़ दीजिए। लाइन से ज्वाइन करने के बाद इस एरिया को नोट करिए, ठीक है। दिस एरिया इज सपोज A1। उसके बाद पूरा साल चलती रहेगी, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ 365 डेज में, यानी कि कितने? 12 महीने में एक चक्कर पूरा करती है। तो ये एक महीने में सपोज आपने ये ले लिया, इस तरह से 12 एरिया बनेंगे इसके अंदर, अगर आप 1 मंथ के लेंगे। चलो कहीं और ले लेते हैं, सपोज ये यहाँ पर है, कोई भी महीने में ये यहाँ पर पहुंच गई है, कोई अलग ही महीना है, सी पॉइंट। सबसे पहले आप ये लाइन ज्वाइन करिए, कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा से आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आपने देखा जो सी से है अर्थ चलकर कहाँ पहुंच गई है? डी पर। कहाँ पर पहुंच गई है? डी पर। इसमें गैप कम होगा, रीजन अभी पता लग जाएंगे आपको बाद में। अभी फिर दोबारा से आप लाइन ज्वाइन करिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हिसाब से अब आपको एक एरिया और मिल गया, जो कौन सा है? एरिया CDF। और यहाँ पर क्या मिला था? एरिया ABF।
यहाँ पर आप देखोगे ए से बी ज्यादा डिस्टेंस था, सी से डी यहाँ पर कम है, बट दोनों में एक चीज कॉमन होगी, वो क्या होगी? एरिया। दिस इज एरिया A2, दिस इज एरिया A1। ये दोनों इक्वल होंगे। किसने बताया ये? केपलर ने बताया। कौन से लॉ में? सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में क्या बोला था? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। क्या होगा? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम कितना लिया? 1 मंथ लिया दोनों में। और एरिया क्या लिया? अभी तो आपने A1 A2 ले लिया, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। किसने बताया ये? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। ये था आपका केपलर सेकंड लॉ। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। केपलर थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम से। किससे? टाइम से रिलेटेड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी बोल देते हैं कहीं जगह पर, लॉ ऑफ पीरियड भी बोल देते हैं। थर्ड लॉ क्या है? लिखिए स्टेटमेंट। द स्क्वायर ऑफ द लाइफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन, चक्कर काटने का जो टाइम है उसका स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। सिर्फ ये प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात हो रही है। ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, is directly proportional to the is directly proportional to the cube of, किसका क्यूब? is directly proportional to the cube of semi major axis of its semi major axis of its elliptical orbit. Elliptical orbit, or you can say ellipse. Ellipse meter. So this is the statement of Kepler's third law. थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है ये। क्या कहना चाहता है इसमें? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, किसका? टाइम का स्क्वायर अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसकी सेमी मेजर एक्सिस, क्या? सेमी मेजर एक्सिस। और यू कैन से, क्योंकि ये आपने सारा का सारा क्या लेना है? रेडियस ही लेना है, स्फीयर ही करना है, तो आपको सेमी मेजर एक्सिस कितनी है इसकी? आर। क्या है? आर। तो आर का क्या कर दीजिए आप? क्यूब कर। एक तरह से ये अर्थ का सन से क्या है? डिस्टेंस है। अर्थ का सन से क्या है? डिस्टेंस, या किसी भी प्लेनेट का सन से डिस्टेंस। और टी क्या है? उसका टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड कौन सा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है अराउंड द सन? 365 डेज, यानी कि समथिंग 1/4 भी है साथ में। एक्चुअल जो है ना टाइम पीरियड वो ये, तभी 4 साल के बाद क्या हो जाता है? लीप ईयर आ जाता है। किसका? लीप ईयर। 365 से थोड़ा ज्यादा, कई बुक्स में 366 भी है, कईयों में 365 भी है, लेकिन सही तो क्या है? 365 1/4, इससे थोड़ा ज्यादा और इससे कम। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस। क्या है इस फार्मूले का सिग्निफिकेंस? क्या कहना चाहता है? इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हो, समझना चाहते हो तो समझ लीजिए। कैसे? अगर टाइम पीरियड ज्यादा हुआ तो इसका मतलब होगा उसकी सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट टू द सन भी क्या है? देखिए इस फार्मूले, जैसे जैसे आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे टाइम भी क्या होगा? इंक्रीज। यानी कि जो प्लेनेट सन के पास है उसका रिवॉल्यूशन कितने डेज का है? 365 1/4 डेज। अगर कोई प्लेनेट सन से दूर है तो सपोज यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, जुपिटर ले लीजिए, सन से क्या हो गया? ये दूर हो गया। इसका क्या बनेगा पाथ? इसका एलिप्स इस तरह से बनेगा, है ना? तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? मोर देन 365 1/4, 1 साल से ज्यादा, कई सालों में ये चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी आर की वैल्यू क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, आर डैश जाता है किससे? आर। तो इस तरह से जो प्लेनेट सन से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। लेकिन कौन से फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा? इस फार्मूले से पता लगेगा कि कितना उसका टाइम पीरियड इंक्रीज। आई होप ये तीनों लॉ आपको समझ में आए होंगे। तो क्या था फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसने बताया कि जितने भी प्लेनेट है वो सर्कुलर में नहीं घूम रही है, किसमें घूम रही है? एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। सेकंड क्या बताया उसने? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या बताया उसने? इक्वल एरिया स्वीप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो प्लेनेट है सन को लाइन ज्वाइन करके जो आपने बनाया था, एरिया वाइज उनका जो एरिया होगा कांस्टेंट टाइम में वो क्या होगा? इक्वल होगा। और थर्ड क्या बताया प्लेनेटरी मोशन में? थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब जितना ज्यादा गैप रहेगा सन और प्लेनेट के बीच में उतना ज्यादा क्या रहेगा? यस, उनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। किसका? प्लेनेट का। चलो डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की डिडक्शन। थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो एक काम करते हैं, डिडक्शन करनी है मतलब इसको डिड्यूस करना है, मतलब इसको एक तरह से प्रूव करना है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब निकाल कर दिखाइए। कई बार आ जाता है क्वेश्चन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यू कैन से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का यूज कर। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F इज इक्वल टू जी एम ऑन आर। इन सिंपल वे
इन सिंपल वे वो कहना चाहता है कि आपके पास ये गिवन है, का यूज किया, स्टार्टिंग यहाँ से करी, लिख दी, ठीक है। इसको आप दे सकते हो, ये गिवन का काम करेगा, और प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव करना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्वेश्चन है कि आपको जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लेकर क्या प्रूव करना है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। चलो, केपलर लॉ आपने बदली, कोई प्लेनेट, यहां से यहां तक डिस्टेंस सपोज आर, कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो, मर्जी है। स्मॉल आर की ज्यादा आदत पड़ी हुई है, स्मॉल आर ले लीजिए। ये कोई प्लेनेट है, रिवॉल्व हो रहा है इसके चारों तरफ, इसका मास m, इसका स्मॉल है, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, ये कंडीशन बना दी, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो बॉडीज लेनी पड़ेगी जिसका मास m और m हो और उनके बीच का गैप क्या हो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, ठीक। उसके बाद ये प्लेनेट रखे नहीं हुए, ये सन और प्लेनेट रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है तो कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि मास m है, किसी वेलोसिटी v से चल रहा होगा, ठीक है, रेडियस r, तो लिख सकते हो। और यू कैन राइट आल्सो दिस फार्मूला एज f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, रोटेशन की बात हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू m v अपॉन r होल स्क्वायर। कल भी बताया था ये v अपॉन r क्या होता है, ओमेगा। तो आपके पास एक और फार्मूला है, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को आप एफ आर और एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज फोर्स, इस सिचुएशन में ये फोर्स है, इस सिचुएशन में भी यही फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक ही टाइम में लग रही है, तो दोनों को क्या लिखा जा सकता है, एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, दोनों इक्वल रखे जा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस एम से ये एम कैंसल, ठीक है, जी एम, ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन टी, लिख सकते हो, तो लिखिए 2 पाई अपॉन टी होल, सॉल्व करिए, कैपिटल जी कैपिटल एम आर क्यूब 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल इनटू में आर क्यूब, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, आपने टी स्क्वायर इधर कर दिया, आर क्यूब इधर कर दिया, बड़ी सिंप्लीफाई करते वक्त इसको देखिए। अब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, 4 क्या है कांस्टेंट, पाई स्क्वायर क्या है 22 अपॉन 7 का स्क्वायर कांस्टेंट होगा, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कितनी होती है वैल्यू जी की 6.67, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, है ना, यही है वैल्यू। मास, मास किसका, मास ऑफ सन, एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सन, जो कि ये भी क्या है कांस्टेंट, तो मास भी कांस्टेंट, तो ये सारी क्वांटिटी होल क्वांटिटी क्या हो गई, ये कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट है तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि आपने इक्वल टू को क्या कर दिया, प्रोपोर्शन का साइन बना दिया, और यहाँ पर, और यू कैन राइट इन दिस के आर, तो आप टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, इसको अप्लाई करिए या इसको अप्लाई करिए, मर्जी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि के क्या है। दिस कांस्टेंट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, और कितने टाइम आएगा वो भी बता दोगे, बट के की वैल्यू को पुट करके आप न्यूमेरिकल को सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर। अभी पीछे न्यूमेरिकल्स में, ओ सॉरी, केपलर्स लॉ में बात चल रही थी जुपिटर की। अर्थ का 1 साल का टाइम पीरियड है, तो इसका कितना है, 11.6 ईयर। हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम द सन? आपने बताना है हाउ फार जुपिटर फ्रॉम द सन, लेकिन गिवन है एक वैल्यू, अर्थ के डिस्टेंस, अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये गिवन है। आर की वैल्यू गिवन है अर्थ के लिए, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर, कितनी दूर है अर्थ। ठीक है, करिए इसको, कैसे करेंगे, करिए। अर्थ के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ले लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर कितना गिवन है, 11.6 ईयर। कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, और क्या गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पता है आपको कितना, 1 ईयर। ये वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, ये वैल्यू है जो आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, आर जे। तो इसके केस में यू नो वेरी वेल, केपलर थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यू कैन राइट के आर क्यूब। तो अर्थ के लिए ले लेते हैं ये वैल्यू, इस तरह से लिख सकता हूँ। के क्या है, कांस्टेंट, यू नो वेरी वेल, लिख लो ये वैल्यू, भूलनी नहीं है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। एम की वैल्यू सन हो, ठीक है, यहाँ पर सन का मास है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। इसी तरह से जुपिटर के लिए लिखिए, टी जे स्क्वायर इज इक्वल टू के आर जे, लिख सकते हो दोनों को। ठीक है, अब रेशो ले लो इनकी,
आरजे की वैल्यू चाहिए, चलो रेशो ले लो, दिस अपॉन दिस कर देते हैं इसको। लिख सकते हैं ऐसे, दिस अपॉन दिस, के से के कैंसिल हो जाएगा, रेशो लेने में जो कांस्टेंट टर्म है दोनों की क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्या चाहिए, आरजे क्यूब चाहिए, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर चला गया, ये आर ई क्यूब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर जे क्यूब। इस तरह से अब क्यूब को उठा के इधर ले आइए, क्यूब रूट हो जाएगा, तो यही चीज कैसे बन जाएगी अब, टी जे अपॉन टीई पावर 2/3 और आर ई क्या हो जाएगा, 3/3। तो इस तरह से 3 से 3 कैंसल। तो अब जो आपके पास क्वांटिटी बची है वो क्या बची है इसमें फार्मूले में, आर जे इज इक्वल टू टी जे अपॉन टीई 2/3 इंटू आर। ये सारी वैल्यू है आपके पास, पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू है आपके पास। आर ई की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। टीजे और टीई की वैल्यू कितनी है, टीजे रफ हो गया, टीजे की वैल्यू कितनी थी, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर 11.6 ईयर, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, 2/3। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। तो सॉल्व करिए, 1.5 इंटू 10⁻11 11.6 का 2/3 सॉल्व करके क्या आएगा, इसको डायरेक्ट आंसर बता दूं, कैलकुलेटर का यूज करके कर लेना इसको, 7.68 इंटू 10⁻11। ये देखिए इससे कितने गुना ज्यादा हो गए, लगभग 5 गुना ज्यादा दिख रहा है अर्थ से, 1.5 और 7.5 के करीब है ये, तो कुल मिला के 5 टाइम्स के करीब है ना, 10⁻11 11 से same है। तो लगभग 5 गुना ज्यादा दूर है कौन, जुपिटर, किससे, अर्थ से। अर्थ है 1.5 पे, ठीक है, सन से उसका डिस्टेंस इतना, अर्थ से, सन और अर्थ के बीच में इतना, सन और जुपिटर के बीच में। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, खुद करने की कोशिश करना। लिखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ the time period of satellite of Earth is 8 hours, 8 घंटे। If the separation between the Earth
if the separation between the earth and